92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तितलियां और इसको लिखा है कंचन पंत ने। याद शहर से मेरा पहला परिचय हुआ था उस दिन। पिताजी और मैं सुबह सुबह याद शहर पहुंचे थे। सुबह से शाम हो रही थी। हम 10-15 मोहल्लों के चक्कर लगा चुके थे, पर एक अदद कमरा मुझको नहीं मिल रहा था। अकेली लड़की, वो भी कॉलेज में पढ़ने वाली। नहीं जी, हमारे यहां कमरा नहीं है। हर घर से यही या इससे मिलते जुलते शब्द सुनने को मिल रहे थे। मैं तो परेशान थी, पिताजी अलग भुनभुना रहे थे। घर में बैठे खाने को मिल रहा था ना, पहनने को मिल रहा था ना, अब भुगतो तो कॉलेज की पढ़ाई। सहमी तो मैं भी थी। याद शहर आकर पढ़ने का मन मेरा ही था, पर तब ये नहीं सोचा था कि ये शहर इतना बड़ा होगा और मैं इतनी अकेली। कमरा क्या था? एक तरह से कबाड़ खाना ही था। कोने में पुराना फर्नीचर, टूटे गमले और प्लास्टिक की 2-3 बाल्टियां किसी लावारिस बच्चे की तरह पड़ी थीं। सामने एक छोटी सी बालकनी, बगल में बाथरूम। पर ये क्या? अरे बाथरूम में तो नल ही नहीं है, पिताजी ने हैरानी से कहा। तो मेरा ध्यान भी उस ओर गया। अरे साहब, नल लगा भी देते तो कौन सा पानी आना था? नीचे एक स्टैंड पोस्ट है। बिटिया को बोल दीजिए सुबह जल्दी उठ के नंबर लगा ले। अकेली लड़की है, दिन में 2-3 बाल्टी से ज्यादा क्या जरूरत पड़ेगी? बाकी आप देख लीजिए। मैंने पिताजी की ओर देखा। उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से दादी के समझाने पर पिताजी मुझको पढ़ने के लिए याद शहर भेजने को तैयार हुए थे। अब कहीं यहीं से वापस न जाना पड़े। पर गनीमत है, पिताजी ने कुछ कहा नहीं। शायद मुझसे ही इनकार की उम्मीद कर रहे थे, पर मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो बात तय रही, मैं कमरा साफ करवा दूंगा, आप लोग रात तक सामान लेके आ जाइए। मकान मालिक बोले। बेकार बदरंग ही सही, मुझे कमरा मिल गया था। अंदर पिताजी और मकान मालिक में किराए को लेकर मोलभाव चल रहा था और मैं बाहर बालकनी से अपने नए मोहल्ले का जायजा ले रही थी। तभी कुछ जोर से हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी तो मेरी नजर उछलकर आवाज की ओर मुड़ गई। सामने के घर के बरामदे में एक लड़का किसी की नकल उतार रहा था और एक लड़का और लड़की पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। मैं आंखें फाड़ के उस लड़की को देखने लगी। मैं अगर इतनी जोर से हंसती तो मां मेरे दांत निकाल देती। इसकी मां इसको कुछ नहीं कहती होगी क्या? मैंने सोचा। तभी पिताजी और मकान मालिक भी बालकनी में आ गए। मेरी नजरों का पीछा करते उनकी नजरें भी इसी लड़की पे अटकी थीं। शरीफों के मोहल्ले में पता नहीं कहां से आ गई। ऐसी तितलियों के तो पर कतर देने चाहिए। मकान मालिक ने हकारत से अपनी नाक निपोड़ते हुए कहा। फिर पिताजी की ओर मुड़े और बोले, हमारा बस चलता तो इसे आज ही मोहल्ले से निकाल देते। पर साहब, आप अपनी बिटिया को समझा दीजिए, ऐसी लड़कियों से दूर रहें। मकान मालिक अंदर चले गए। पिताजी ने मुझसे अंदर चलने का इशारा किया तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ी। पर मेरी नजरें उस लड़की पे टिकी थीं। मैंने देखा कि मेरे अलावा कई दर्जन और निगाहें भी उसी बालकनी पे टिकी थीं। ऐसी लड़कियां, मतलब कैसी लड़कियां? ये तो मैं नहीं समझी थी, लेकिन मन ही मन मैंने तय कर लिया था कि इससे दूर ही रहना होगा। ऐसी किसी लड़की की संगत में पड़कर मैं अपने सपनों से दूर नहीं जाना चाहती थी। आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मेरे लिए रहने भर का सामान जुटाकर, नसीहतों की भारी भरकम पोटली थमाकर और मुझको अपनी शर्त याद दिलाकर पिताजी गांव चले गए। 12वीं के बाद आगे पढ़ने की चाह रखने में, मां पिताजी को अपनी ईर्ष्या के बारे में बताने, उनको राजी कराने में, याद शहर तक पहुंच जाने में मैं अपनी सारी हिम्मत खर्च कर चुकी थी। जाते समय पिताजी ने पूछा, रह पाओगे अकेले? पहली बार पिताजी की आवाज में रौब और गुस्सा नहीं था, थोड़ी चिंता थी, थोड़ी सहानुभूति थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। पिताजी चले गए। मैं बालकनी से पिताजी को सड़क पर जाते हुए देखती रही और जब पिताजी की पीठ भी दिखनी बंद हो गई तब एहसास हुआ कि मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली हूं।
मेरी अब तक बटोरी हुई सारी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन कॉलेज तो जाना ही था। मैं अगले दिन जब कॉलेज पहुंची तो मेरे पैर करीब करीब कांप रहे थे, होंठ सूख कर पड़पड़ा रहे थे। एक साथ इतने लोगों को मैंने कभी नहीं देखा था, इतने लड़कों को तो सपने में भी नहीं। मैंने किसी तरह अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। कॉलेज के लंबे और कुछ कुछ धुंधलके भरे गलियारे से होते हुए मैं अपनी क्लास तक पहुंची। मैंने सहमी नजरों से चारों ओर देखा और कोने वाली एक बेंच पे जाके बैठ गई। टीचर अभी तक क्लास में नहीं आए थे। दूसरे बच्चे एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करने में लगे हुए थे। मैंने नजरें झुका ली और बिना मतलब कॉपी के पन्ने पलटने लगी। कोरी कॉपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो पढ़ा जा सके, लेकिन वक्त काटने का इसके अलावा कोई और उपाय मुझको समझ नहीं आ रहा था। तभी कागज का एक हवाई जहाज मेरे सर से अटक रहा। इसको फेंकने वाला 3 बार पहले भी ये कोशिश कर चुका था, लेकिन निशाना अब तक या तो मेरे बगल की कुर्सी बनती या मेरे सामने रखी मेज। हवाई जहाज टकराने के बाद मेरा सर शर्म से थोड़ा और झुक गया। मैं अच्छे घर से थी, गलत चाहे कुछ भी हो, गलती मेरी ही रही होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास था। इसलिए किसी और पर सवाल उठाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तभी एक और हवाई जहाज मेरी मेज से टकराया और साथ ही सुनाई दी एक आवाज, इस प्लेन का पायलट कौन है? मैंने आवाज की ओर मुड़ के देखा। ये वही चेहरा था जो मैं कल अपने कमरे के ठीक सामने वाली बैल्कनी में देख चुकी थी। कुछ हैरत से उसकी ओर देखा। कंधे तक कटे बाल, होंठों पर हल्की लिपस्टिक, आधी बाजू की सफेद शर्ट और लाल रंग की स्कर्ट, वो जो उसकी टांगों को सिर्फ घुटनों तक ढक पा रही थी। मुझे निशाना बनाकर फेंका गया हवाई जहाज उसके हाथ में था। हवाई जहाज की परतें अब तक खुल चुकी थीं और उसमें लिखे लफ्ज साफ नजर आ रहे थे, लव यू स्वीटी। फिर हवाई जहाज के आने की दिशा में उसको फेंकती हुई बोली, पहले स्वीटी की स्पेलिंग तो सीख ले, फिर लव यू लिखना। सारी क्लास हंस पड़ी। मैं थोड़ा मुस्कुरा भर पाई। हवाई जहाज फेंकने वाले लड़के के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और वो लड़की मेरी ओर देख के मुस्कुराई और बोली, हाय, आई एम पूनम। उसके प्रताप से तो मैं पहले ही झुलस रही थी, अब तो जबान जैसे तालू से ही चिपक गई। घुटनों से ऊपर तक की स्कर्ट और आधी बाजू की शर्ट पहने वो लड़की मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा चुकी थी और मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे उस हाथ को थामना है या नहीं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। पूनम अपना दायां हाथ बढ़ाए मेरे हाथ मिलाने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाय पूनम, आई एम भारती, नाइस टू मीट यू, मैं ये कहना चाहती थी। घर पे शीशे के सामने अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना और बात है, लेकिन बाहर लोगों के सामने सॉरी, थैंक यू के अलावा अंग्रेजी का तीसरा शब्द भी बोला जा सकता है, ये ख्याल भी मेरे लिए अजनबी था। इसलिए जो अंग्रेजी में बोलना था उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। पूनम मुस्कुरा दी, फिर मेरे बगल में आके बैठ गई और फिर टीचर के आने तक हम बात करते रहे। हालांकि बात उसी ने की, मैं तो बस हाँ, हूं, नहीं, पता नहीं, यही सब बोल रही थी। पूनम अच्छी लड़की नहीं थी, उसकी लड़कों के साथ दोस्ती थी। उसके घर पर रोज शाम को 2-3 लड़कों की मंडली बैठती थी। पिताजी ने नहीं भी कहा होता तो भी मैं उससे दोस्ती करने की सोचती भी नहीं। पर अब जबकि पूनम मेरे बगल में बैठी थी, मैं खुद को झटक कर उससे दूर नहीं कर पा रही थी। उसके पास बैठना मुझे भला सा लग रहा था। ना चाहते हुए भी ये तितली मुझको अच्छी लगने लगी थी। उस दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं पढ़ रही थी कि तभी कुछ झगड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने बैल्कनी से झांक के देखा, पूनम के बरामदे में 3-4 लड़के लड़कियां बैठे हुए थे और पूनम एक लड़के से झगड़ नहीं, शायद बहस कर रही थी। उनकी आधी अधूरी बातों से पता चला कि बहस किसी नाटक के अंत को लेकर हो रही है और यह भी कि पूनम उस नाटक में काम कर रही है। थोड़ी देर बहस हुई और जीत पूनम की हुई। पूनम ने उस हारे हुए लड़के के कंधे पे हाथ रख दिया। ये लड़की तो बेहया थी, पर मैं शर्म के मारे गड़ गई। मैंने फिर एक बार खुद को याद दिलाया कि अब इस लड़की से बात नहीं करनी है।
मैं अपने कमरे में चली गई। पूनम के बरामदे से नाटक के संवाद और हंसी की फुलझड़ियां अब भी मेरे कमरे तक आ रहे थे। मैंने अपने आप को रोकने की लाख कोशिश की, पर खुद को रोक नहीं पाई। सीलन भरे उस अंधेरे कमरे की धूप में एक दिन एक किरण पहुंची। अखबार के खुफिया पैकेट में बंद एक सपने को धूप दिखाना बहुत जरूरी लगा मुझे। पुराने अखबार की कई परतों के बीच छिपी थी नीले रंग की एक स्कर्ट। 2 साल पहले जब मैंने स्कूल में मिले वजीफे के पैसे से खरीदी थी, तो मेरे पूरे संसार को खुद में समा लेने की जगह थी उस स्कर्ट में। घर पहुंचकर मैंने प्यार से उस छटाक भर के कपड़े को सहलाया था। दिमाग के किसी कोने में छुपे पिताजी बोल पड़े थे, ये क्या खरीद के ले आई? हमारे यहाँ की लड़कियां वैसे कपड़े पहनेंगी, किसी को दे देना। ये नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरी स्कर्ट है, इसे मैं ही पहनूंगी। दिमाग के किसी कोने में छुपे पिताजी से मैंने कहा था। ठीक है पिताजी, असल में उनको यह सुनाई दिया था, और स्कर्ट पैकेट में बंद हो गई। आज 2 साल बाद मैंने वो पैकेट फिर खोला। पिताजी की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। मां की डांट बाहर से ही लौट गई थी। सिर्फ एक ही आवाज मुझको सुनाई दे रही थी, हाय आई एम पूनम। बाकी सारी आवाजों को पूनम ने चुप करा दिया था। पूनम मेरे अंदर समाती जा रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगले दिन कॉलेज जाते समय ही पूनम मुझसे टकरा गई। उसे पता नहीं था कि मैं उसके ठीक सामने वाले घर में रहती हूँ। उस दिन पहली बार दोनों कॉलेज साथ साथ गए, और मैं उसके साथ चलने के लिए पूरे रास्ते खुद को कोसती रही। पूनम इतनी जोर से बोल रही थी कि अगल बगल से गुजरते लोगों की नजरें अक्सर हमारी ओर उठ जाती। जब कई बार ऐसा हो गया तो मुझे उसको टोकना ही पड़ा। पूनम थोड़ा धीरे बोलो ना। ओह सॉरी, रिहर्सल में जोर जोर से डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं ना, इसलिए जोर से बोलने की आदत पड़ गई है। मेरे दोस्त तो मुझको लाउडस्पीकर कहते हैं। पूनम ऐसे बोली जैसे कोई बहुत मजेदार बात कह रही हो। तुम नाटक करती हो? मैंने अनजान बन के पूछा। हाँ, आज इसी बात को लेके तो मेरी सामने वाले भगत अंकल से लड़ाई हो गई। कहने लगे रिहर्सल से शोर होता है। मैंने कहा आप सुबह सुबह फुल वॉल्यूम में भजन लगाना बंद कर दो, मैं रिहर्सल बंद कर दूंगी। मैंने गौर से उसके चेहरे की ओर देखा। सारा मोहल्ला उसका दुश्मन था, सब उससे चिढ़ते थे, पर उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी न अपराध बोध। काश उसकी हिम्मत का छींटा भर मुझे मिल जाता, मैंने सोचा। धीरे धीरे आने जाने का सिलसिला बढ़ने लगा। हम दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि कब कॉलेज के अलावा भी हमारा वक्त साथ साथ गुजरने लगा, कि कब मैं उसके रिहर्सल देखने जाने लगी, कब उसकी तरह मैं भी मोहल्ले वालों की नजरों का केंद्र बन गई। मेरे मकान मालिक एक दो बार मुझको घुमा फिरा के कह भी चुके थे पूनम से दूर रहने के लिए। एक दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो नहा भी थोड़ा जल्दी लिया। कॉलेज के लिए तैयार होने में काफी वक्त था। न जाने क्या सोच के मैंने अपनी अटैची से अपनी नीली स्कर्ट निकाली। पहनने की हिम्मत नहीं हुई, बस यूं ही लगा के देखने की कोशिश कर रही थी कि पहन के कैसी लगूंगी। न जाने कब पूनम दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी। आज तो कहने ढाने का इरादा लगता है तेरा, पूनम ने कहा। मैंने घबरा के स्कर्ट छुपा दी। अरे छुपा क्या रही, दिखा दिखा। पूनम ने स्कर्ट छीन ली। मैं बेबसी से उसकी ओर देखने लगी। मेरे पास एक क्रोशे का बुना हुआ टॉप है, इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, तू रुक मैं लेके आती हूँ, पूनम बोली। अरे पागल है क्या, इस स्कर्ट पहन के थोड़ी जाऊंगी कॉलेज, मैंने कहा। क्यों, स्कर्ट पहनने से क्या तू नहीं रहेगी? अगर पहनना पसंद नहीं है तो और बात है, अगर पसंद है तो आज तू इसको पहनेगी, पूनम ने पलट के कहा। और हार कर मुझे उस दिन स्कर्ट पहननी पड़ी। पहली बार स्कर्ट पहनी थी मैंने। कुछ सकुचाई सी पूनम के सामने आई। उसने तारीफ की तो थोड़ा हिम्मत और बढ़ गई। फिर भी मैं काफी देर तक स्कर्ट को नीचे खींचकर लंबा कर देने की कोशिश करती रही। कुछ देर तक असहज भी रही, पर बस कुछ देर तक। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ कुछ हवा में उड़ने का अनुभव हो रहा था। उस दिन शाम को पूनम के घर पे दोनों चाय पी रहे थे। पूनम अपने नए नाटक के डायलॉग्स रट रही थी। मैंने
धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू पूनम, मैंने कहा। पूनम बस मुस्कुरा दी। स्कर्ट पहनना तो सिर्फ एक बहाना था। मैं खुश थी क्योंकि मैंने अपने मन की आवाज सुनी थी, क्योंकि मेरे मन की आवाज सुनने वाली एक दोस्त मुझको मिल गई थी, एक ऐसी दोस्त जिसके साथ मुझको दूर तक जाना था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दिन गुजरते जा रहे थे। अपने स्कूल की तरह कॉलेज में भी मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे और पूनम बस जैसे तैसे पास भर हो जाती थी। उसका पूरा ध्यान उसके नाटक में रहता था। मैं जहां पूरा वक्त पढ़ाई में डूबी रहती, पूनम को पढ़ने से कोई मतलब नहीं था। हर क्लास बंक करने के लिए उसने अलग अलग बहाने गढ़ लिए थे। जूलॉजी के सर की अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, बॉटनी के सर का चेहरा पसंद नहीं था, केमिस्ट्री की मैम को तो उसके हिसाब से यह भी नहीं पता था कि केमिस्ट्री क से नहीं सी से शुरू होती है। बड़ी मुश्किल से कभी कभी मैं उसको क्लास में खींच के ले जा पाती थी, लेकिन तब भी वो कोई ना कोई बहाना बना के खिसक लेती। हम दोनों बिल्कुल अलग थे, फिर भी कुछ तो था जो हमें एक दूसरे के करीब ला रहा था। पूनम के बरामदे पर महफिल अब भी जमती थी। मैं भी अब इस महफिल का हिस्सा बन गई थी। दर्जनों निगाहें अब भी उस बरामदे पर लगी होती थी। एक दिन ऐसे ही एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी। रिहर्सल तो पूनम और उसके ग्रुप के लोग ही कर रहे थे, मेरा काम सिर्फ ताली बजाना था। आज रिहर्सल रहने देते हैं यार, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। 4-5 बार रीटेक कर चुकने के बाद प्ले का हीरो उकता के बोला। बाकी लोग ने भी उसकी बात मान ली। महफिल गपबाजी से शुरू हुई थी, लेकिन रात होते होते नाच गाने में बदल गई। मैं भी पहली बार इस तरह नाची थी। अब तक मेरी संगत खराब थी, लेकिन उस दिन मैं खुद उसी किस्म की लड़की बन गई थी जिनसे दूर रहने की नसीहत मुझको अपने कमरे में आने के दिन मिली थी। मुझ जैसी तितली के पर कतरना तो हमारे मकान मालिक के हाथ में नहीं था, लेकिन अगले दिन उन्होंने मुझको मेरे कमरे से निकाल जरूर दिया। पर पूनम ने अपने घर में मेरे और मेरे सामान के लिए जगह बना ली। साल भर खूब मस्ती की थी। पूनम के साथ कई बार घूमने भी गई, लेकिन अब सीरियस होने का वक्त आ गया था। फाइनल ईयर की परीक्षा होने वाली थी। मैंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था। अपने साथ मुझको पूनम को भी पढ़ाना था। वो ज्यादा मुश्किल काम था। पूनम को किताब खोलते ही नींद आ जाती थी। किसी तरह परीक्षा खत्म हुई। मेरे पेपर अच्छे हुए थे। पूनम के भी बिना ग्रेस मार्क्स के पास हो जाने की उम्मीद थी, पर मेरी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एमएससी में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा अभी बाकी थी। उधर अपनी पढ़ाई और एडमिशन के चक्कर में मैं पिताजी की वो शर्त भी भूल गई थी जो उन्होंने मुझको याद शहर भेजने के लिए रखी थी। एक दिन अपनी शर्त याद दिलाने के लिए पिताजी खुद याद शहर पहुंच गए और अचानक मुझको अपने सारे रास्ते बंद होते नजर आने लगे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जब पिताजी हमारे कमरे में पहुंचे, मैं उस वक्त एमएससी के एंट्रेंस का एडमिट कार्ड देख रही थी। पिछले 2 दिन में न जाने कितनी बार देख चुकी थी मैं इस एडमिट कार्ड को। औरों के लिए होगा एडमिट कार्ड, मेरे लिए तो ये मेरे सपनों तक जाने का रास्ता था। अचानक पिताजी को सामने देखकर मैं थोड़ा हैरान हुई। मैंने पिताजी के पैर छुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं, चेहरा सख्त था। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, जैसे अपने गुस्से को जज्ब करना चाहते हों। फिर बोले, एग्जाम खत्म हुए इतने दिन हो गए, अब तक घर क्यों नहीं आई तू? 3 साल से याद शहर रहते हुए पिताजी का जो खौफ मैं भूल गई थी, वो अचानक फिर सर पे सवार हो गया था। बड़ी मुश्किल से बोलने की हिम्मत जुटा पाई। पिताजी, बस अगले हफ्ते का एमएससी का एंट्रेंस है, उसके। किसने कहा तू एमएससी कर रही है? चुपचाप सामान बांध और मेरे साथ चल। पिताजी मेरी बात काट के बोले। मेरे सर पे तो जैसे बिजली गिर गई। एमएससी के बाद पीएचडी, उसके बाद लेक्चरर। मैं अपनी जिंदगी के लिए सारी कल्पनाएं कर चुकी थी। उन कल्पनाओं में सामान बांधकर घर चले जाने जैसा कोई विकल्प नहीं था। पर पिताजी का रौद्र रूप देखकर मेरी सारी कल्पनाएं धरी की धरी रह गईं। बीएससी के बाद शादी कर लेने की शर्त तो मैंने खुद ही मंजूर की थी। जाने से पहले पूनम ने मुझको समझाने की बहुत कोशिश की,
मैं तो समझी ही हुई थी। समझाना तो पिताजी को था, लेकिन उनको समझाना किसी के बस में नहीं था। तुम्ही ने मेरी बेटी को बड़ों के मुंह लगना सिखाया ना, इसलिए चुपचाप चली जाओ अभी यहां से, पिताजी ने ऊंची आवाज में पूनम से कहा। मैं तो दूर की बात, माँ और यहां तक कि दादी की भी पिताजी से बहस करने की हिम्मत नहीं होती थी। पिताजी की रौबीली आवाज से हम थर थर कांपते थे। लेकिन पूनम न जाने कौन सी मिट्टी की बनी थी, उनके सामने डट के खड़ी हो गई। अंकल जी, मैं चाहे जैसी भी हूं, लेकिन भारती बहुत होशियार है, इस बार टॉप भी कर सकती है, आपको उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, पूनम ने कहा। पिताजी को ना मानना था, ना माने। पूनम ने पनीली आंखों से मुझको देखा और बोली, भारती, इनको जो कहना है कहने दे, तू तो अपने दिल की बात सुन। लेकिन बेटी थी, मैंने पिताजी की बात सुनी, भरे हुए दिल से अपना सामान बांध लिया और शाम की बस से ही हम गांव वापस आ गए। मैंने खुद को समझा लिया, ये तो पिताजी की दया थी कि मुझको याद शहर भेजा, वरना 12वीं के बाद ही पड़ोस के गांव के एक दुकानदार के साथ मेरा रिश्ता करीब करीब तय हो गया था। पढ़ने लिखने का ये फायदा तो हुआ कि इस बार पीडब्ल्यूडी का जूनियर इंजीनियर आया था मुझको देखने। माँ ने अपनी सबसे अच्छी नारंगी साड़ी मुझको पहना दी। साड़ी के भारी भरकम बोझ से मेरा शरीर दबा जा रहा था और मन उससे भी भारी बोझ से दबा था। लड़के वाले आ चुके थे, हालचाल पूछने की औपचारिकताएं निभाई जा चुकी थीं। अब मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। हाँ, पढ़ी लिखी है, लेकिन बिल्कुल गाय जैसी सीधी है हमारी भारती, बहुत संस्कारी है। पिताजी की आवाज अस्वाभाविक रूप से नरम थी। कुछ देर में मुझको बाहर ले जाया जाना था, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल जानी थी हमेशा के लिए। सामने मेज पर मेरा एडमिट कार्ड पड़ा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से एडमिट कार्ड उठाया, कुछ पल उसको देखती रही, फिर उसे मुट्ठी में भींचकर फेंक दिया। मेरे सपने अब जमीन पर पड़े कराह रहे थे और उनको तोड़ने वाली मैं खुद थी। मैंने झटके से एडमिट कार्ड जमीन से उठाया। एडमिट कार्ड मुड़ा मुचड़ा था, लेकिन मेरा नाम अब भी उस पर लिखा था। तभी बैठक से एक आवाज आई, चाय नाश्ता तो हो गया साहब, अब बेटी से भी मिलवा दीजिए। अब देर करने का वक्त नहीं था मेरे पास। मैंने एक बैग में 2 कपड़े डाले, मुड़ा हुआ एडमिट कार्ड हाथ में पकड़ा और बैठक में पहुंच गई। पिताजी, जब शादी का वक्त आएगा तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन माफ कीजिएगा, आज मुझको जाना पड़ेगा, मैंने कहा और जवाब का इंतजार किए बिना बाहर निकल गई। एक तितली ने हवा में अपनी उड़ान शुरू कर दी थी। बस इतनी सी थी कहानी।